जैसे हर बार जनगणना से मुंह छुपाते हैं सरकार के लोग, जो टेढ़ी बुद्धि के हैं, उन्हें काम बिगाड़ने में मजा आता है। अरे भाई, संख्या गिनने में क्या बिगड़ रहा है? अरे भाई, हमारी सबकी संख्या, आपकी भी सबकी संख्या पता लग जाए तो पहाड़ टूट जाएगा। 60 बरस में आप मुंह छुपाते हो। इस दिक्कत को भी याद रखना। भाषण भर को याद मत रखना, इस दिक्कत को भी याद रखना। धरती हल जाए तभी जनगणना होगी। धुआं उड़ जाए दिल्ली में, यदि आप हमारे साथ खड़े हो गए होते तो हम दिल्ली नहीं दुनिया हिला देते और दुनिया को समझा देते कि देश भारत क्या है। लेकिन क्या करें, कि ये जो जनगणना का मामला है वो हमारे साथियों ने विस्तार से बताया है कि कई दिनों से फंसा हुआ, उलझा हुआ है। लेकिन इस बार जब पार्लियामेंट में सवाल को हम लोगों ने उठाया तो इसको समूची पार्लियामेंट ने, इस बार पूरे सदन ने एक मत से, एक जात नहीं, एक वर्ग नहीं, समूचे भारतीय समाज का एक्सरे करना चाहिए। 63 बरस हो गए, हम कहां खड़े हैं? ये पूरी पार्लियामेंट ने, संपूर्ण 540 मेंबर ने हामी भरी, अपना संपूर्ण समर्थन दिया। प्रधानमंत्री ने, जो नेता सदन है प्रणव बाबू, उनने, सबने सहमति दी। लेकिन 63 बरस में जैसे हर बार जनगणना से मुंह छुपाते हैं सरकार के लोग। एक बार देवगढ़ा प्रधानमंत्री थे, तब हमने बहुत दबाव डाल करके जनगणना का प्रस्ताव किया था, लेकिन वो निरस्त हो गया। जवाहरलाल जी हो, इंदिरा जी हो, राजीव गांधी हो, नरसिंह राव हो, हम लोगों के ज़माने में भी जनगणना का मामला नहीं हुआ, चाहे बीपी सिंह हो और चाहे चंद्रशेखर जी हो। लेकिन इस बार समूची पार्लियामेंट ने, ये नहीं भूलना चाहिए। हम उस दिन सदन में हमने देखा है कि संपूर्ण पार्टी के, संपूर्ण विपक्ष ने मिलकर के, संपूर्ण सरकारी पक्ष ने निकल कर ये समूची सब जाति का होना चाहिए। क्यों किसी को छूटना चाहिए? कौन कहां खड़ा है, अब अच्छा है या बुरा है, जात है, और जात में लोग, इंसान ही रहते हैं। तो इतने जल्दी तो जात मिटेगी नहीं, हजारों बरस की है। तो सब जात की स्थिति कहां कौन खड़ा है, इसे परख लेना चाहिए, जांच लेना चाहिए। ये फैसला हुआ था। लेकिन वो फैसला जो है, जनगणना जो है वो कराता है, जाति जनगणना जो है वो सेंसस कमिश्नर कराता है। इसमें अकेले सेंसस कमिश्नर नहीं करा रहा। इसमें सरकार ने जो फैसला किया है कि गरीबी का भी साथ साथ पता लगाओ। एक नंबर जो है वो जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसके जिम्मे लगाया है। जो अर्बन डिपार्टमेंट है, शहरी गरीब जो है, शहरी जो लोग हैं, उनकी जनगणना शहरी मंत्रालय कराएगा। 3, फिर सूबे को दे दिया, सूबे कराएंगे। 4, और एक हैंड सेट है, वो 2 गणना जो हेड काउंट और हाउस काउंट जो हुआ है वो हुआ है पेपर पर। लेकिन इस सरकार ने उसको बिगाड़ करके
हैंडसेट से कराएंगे, कंप्यूटर से कराएंगे। यानी इसमें 4 बाधाएं डाल दी, यानी 4, जैसे वो बाधा दौड़ होती है ना, इस तरह 4 जगह बाधा, 5 जगह बाधा, 5 जगह बाधा डाल दी। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इस रास्ते से जनगणना नहीं होगी। जो गरीबी रेखा के नीचे है, जो गरीब है, उसकी जनगणना तो बहुत बार हुई है, सब गलत है। सक्सेना कमेटी कुछ कहती है, प्लानिंग कमेटी कुछ कहती, प्लानिंग कमीशन कुछ कहता है। भारत सरकार में ही जो उसके अलग अलग हाथ हैं, पैर हैं, वो अलग अलग कह रहे हैं। एक हाथ कह रहा है 28%, दूसरा हाथ कह रहा है कि 42%, और एक और हाथ था अर्जुन सेन गुप्ता, वो कह रहा है कि 82%, 80%, 78%, लगभग 80% आदमी 2 रुपया रोज पर बसर कर रहा है। 2 रुपया रोज पर, 20 रुपया रोज पर जिंदा है। तो इसके लिए अलग कमीशन बनना चाहिए। हमने प्रधानमंत्री से कहा, बड़ा बाबू से कहा, लेकिन वो हमारे पास आते हैं, हमारे पास हाँ भरते हैं, प्रणब बाबू भरते हैं, सोनिया जी ने भी हाँ भरी, प्रधानमंत्री ने भी हाँ भरी, लेकिन वहाँ जो लोग बैठते हैं तो वहाँ कई लोग हैं जो टेढ़ी बुद्धि के हैं, उन्हें काम बिगाड़ने में मजा आता है। अरे भाई, संख्या गिनने में क्या बिगड़ रहा है? 63 बरस में आप कहाँ खड़े हैं, इसको जांचने में क्या फर्क पड़ रहा है? ऐसी कुछ जाति, ऐसी मुक्ति क्या कहते हैं, विमुख जातियां हैं जो बंजारे टाइप के घूमते ही रहते हैं। कोई ना इंदिरा आवास है, ना मरेगा, न मनरेगा है, कोई चीज उनके हाथ में नहीं है। हम पता तो लगा लें कितने लोग हैं ये हमारे देश के लोग हैं, इनका पता तो लगा लें, लेकिन वो लगाने को तैयार नहीं। उन्होंने 5 बाधाएं डाल दी, 5 सीढ़ियां चढ़ा दी, 5 सीढ़ियां लगा दी, और सीढ़ी इतनी दूर दूर लगा दी कि उदक पुदक के खुद कूद कूद के सरकार ही उसमें से फेल हो जाएगी। हमने सबसे कहा कि भाई, आप पेड़ गिन रहे हो, आप पहाड़ गिन रहे हो, आप देश में जानवर कितने वो गिन रहे हो, आप हम लोग इंसान हैं, आदमी हैं, भले जात बिरादरी में बटे हुए हैं। तुम देश में तालाब कितने हैं गिन रहे हो, कुएं कितने हैं गिन रहे हो, शेर कितने हैं इसको गिन रहे हो। अरे भाई, हमारी सबकी संख्या, आपकी भी सबकी संख्या पता लग जाए तो पहाड़ टूट जाएगा। 60 बरस में आप मुंह छुपाते हो, इससे किसका क्या बिगड़ना? कोई मांग रहे हैं कि रिजर्वेशन दे दो, कोई मांग रहे हैं कि बेकारी भत्ता दे दो, हम कहीं मांग रहे हैं कि गरीबी हमारी 2 मिनट में दूर कर दो आप, नहीं ना। लेकिन इतनी सी बात, ये नकल करते हैं अमेरिका की और यूरोप की, तो 24 घंटे नकल करते हैं, उठने में, बैठने में, पहनने में, बोलने में, चालने में, उनकी नकल करते हैं। मगर उनका जो दिल बड़ा है, आज से 40 साल पहले मार्टिन लूथर किंग जो है वो काले और गोरे की लड़ाई में उन्हें गोली मार दी। महात्मा जी के बाद दुनिया में बहुत बड़ा, सबसे बड़ा आदमी कोई पैदा होता, उसका नाम है मार्टिन लूथर किंग, उन्हें गोली मार दी। लेकिन जिनने गोली मारी थी उनका हृदय भी इतना चौड़ा है कि 40 साल में जो वाइट लोग हैं, गोरे लोग हैं, वो बहुसंख्य 80% हैं, उन्होंने काले बराक ओबामा को वोट दे करके
जिस घर का नाम व्हाइट हाउस है उसमें ब्लैक को बिठा दिया है। भाई उनके दिल के चौड़ेपन को क्यों नहीं चौड़ा करते हो? क्यों अपना मन उदार करते हो? ये 80% आदमी पीछे रहेगा तो ये देश मजबूत हो सकता है? ये 21वीं शताब्दी में कह रहे हैं 2020, नहीं हो सकता। चीन का नाम आता है तो कांप जाते हैं, पाकिस्तान का नाम आता है तो मन प्रसन्न हो जाता है। सब लोग पाकिस्तान की कोई, और पाकिस्तान के वाले जब हिंदुस्तान की बात आए गाली गलौज की तो वो भी खूब करते हैं। यानी पाकिस्तान हिंदुस्तान की लड़ाई जो है वो सहज है इनके लिए। 100 लोग हैं, पाकिस्तान की आबादी है 9 पे 81 है, 1 से है वो, और हमारे में कोई फर्क नहीं है। हर चीज में जैसे हमारा समाज बिगड़ा हुआ वैसे वो बिगड़े हुए। लेकिन चीन जो है वो हमारी नदी को रोक रहा है। म्यांमार जो है उसमें सारा उनका तेल और उनका गैस सब का सब ले जा रहा है। भारत सरकार मौन है, वहां लोकतंत्र के हक में खड़े होने को तैयार नहीं है। सीधी बात है कि ये जो मेश्राम और उनके साथियों ने, भारत मुक्ति मोर्चा के लोगों ने, मैं इनका बहुत बहुत आभार ही नहीं मानता, इन सबको सलाम करता हूं। ये गरीब लोग हैं, इन्होंने इस हक में रोज खाने के लाले हैं, उन सब लोगों को यहां बुलाया। सब लोगों को कि भाई संख्या गिनो, जात जनगणना कर लो। इसके लिए मेश्राम और उनके साथी जो है वो यहां सब आए हैं। हमसे भी आकर इसने कहा कि हम लोग बुला रहे, महीने भर पहले बुलाए थे, तो बोले कि हम लाखों लोग लाएंगे। मैंने कहा लाखों नहीं, कितने ही लाओगे तो जरूर मैं तुम्हारे बीच में आऊंगा, और जरूर तुम्हारे प्रयास को मैं सलाम करता हूं कि इतने अभाव के बाद भी आप लोग यहां पहुंचे हो, पूरी धूप में बैठे हो। यही सपना है कि हमारी जिंदगी बदलेगी नहीं बदलेगी, हमारा सम्मान, हमारा आत्मसम्मान वापस होगा कि नहीं होगा। पेरियार आए चले गए, महात्मा फुले आए, बाबा साहब के गुरु थे, आए और चले गए। बाबा साहब आए, मेहनत किए, और आज हम लोग यहां खड़े। यदि बाबा साहब ने पुरुषार्थ नहीं किया होता तो हम लोग यहां नहीं खड़े होते। आए और चले गए, हम नहीं जगे। आप तो जगे हैं, लेकिन जिनके बीच आप पनपे हैं और बड़े हुए हैं वो नहीं जगे हैं। महात्मा कबीर पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, तासे तो चक्की भली, पीस खाए संसार। बड़ा आदमी था, हमारा पुरखा था। एक एक अन्याय के खिलाफ हर तरह, चारों तरफ महात्मा कबीर ने लड़ाई लड़ी है। परफेक्ट आदमी था, सबसे शानदार आदमी था, लेकिन आया और चला गया। गुरु नानक ने पूरे नामदेव से लेकर कबीर से लेकर सब लोगों के दुख और दर्द जो है, भक्ति काल के कवियों ने ये जात व्यवस्था की पीड़ा ही लिखी हुई है। उसी का नाम गुरु ग्रंथ साहब है, उसी को वो पूछते हैं। गुरु नानक नहीं होते तो ये इतने बड़े कवि पैदा हुए हिंदुस्तान में, उनका कोई इतिहास नहीं होता। तो गुरु नानक आर चले गए, डॉक्टर लोहिया आर चले गए। हमने बुत लगा लिए लेकिन हम नहीं बदले, देश नहीं बदला। याद रखना, बाबा साहब बुत नहीं था, बाबा साहब एक राह और रास्ता और विचार था। बुत मत लगाओ, बाबा साहब का विचार फैलाओ। जैसे वो जागे हुए थे वैसे पूरे समाज को जगाओ।
जिस दिन आप जग जाओगे तो धरती में कोई नहीं है जो तुम्हारे हक को मना कर दे, मना कर दे, कोई नहीं। आपके हाथ में 80% वोट है, लेकिन हमने वोट कभी भी जो हमारे लोग हैं उनके अनुसार नहीं किया। हमने पूजा की है। याद रखना, पूजा और पाठ जो है वो महात्मा फुले और अंबेडकर और लोहिया की किताब में नहीं था। महात्मा फुले ने बोला कि ना मैं भगवान मानता, ना मंदिर जाता, ना मस्जिद जाता। ये जो दरिद्र समाज है, ये जो शूद्र है, अतिशूद्र है, इसकी जिंदगी संवारना ही मेरा मंदिर और मस्जिद है, इसके सिवा कोई मेरा सपना नहीं है। आप कहीं घंटी मंदिर मर जाए वहां इकट्ठा हो जाते हो, कोई वो कावर हती है उसमें चले जाते हो, क्यों नहीं लोगों को समझाते हो? अंधविश्वास से जात व्यवस्था बनी है। अंधविश्वास को हमको तोड़ना चाहिए। बताओ, हिंदुस्तान में यरूशलेम से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक ही भगवान पैदा हुआ ना, लेकिन यही इलाका है जो सबसे ज्यादा दरिद्र है, सबसे ज्यादा। अभी अमेरिका ने आकर के इराक को गिरा दिया, अभी उन्होंने गिरा दिया लीबिया को। वो अभी इतिहास में कभी नहीं हारता था। अफगानिस्तान वहां बैठे हुए हैं, उनके आदमी नहीं लड़ते, उनके अब हथियार लड़ने लगे। तो विज्ञान से दुनिया चलती है और विज्ञान के चलते यूरोप और अमेरिका का रुतबा है। तो ज्ञान और विज्ञान ही दुनिया बदलता है। जूस नमक के बराबर हैं, लेकिन दुनिया पर राज करते इसलिए कि वो ज्ञान विज्ञान में आइंस्टाइन उनने ही पैदा किया, जिसने जापान को धराशायी करके दूसरा महायुद्ध जीत लिया। यह हालत है। इसलिए ये जो जनगणना है, ये इतनी संख्या से नहीं ठीक मानेंगे। मैं कह रहा हूं पार्लियामेंट मान गई तो नहीं मान रहे हो। पार्लियामेंट अकेले हमारी नहीं है। बहुत गलतफहमी है लोगों की कि हमने उठाया और पार नहीं, सारे सदन ने, सारे लोगों ने, चाहे जिस बिरादरी का, चाहे जिस लोगों का, उन्होंने सबने इसको आम राय से कहा कि नहीं जनगणना करो। सबका योगदान है, सबका योगदान। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोग जनगणना के मामले में आज आए हो, अभिनंदन है। आप बड़ी तादाद में आए हो, वो भी अभिनंदन है। लेकिन हमारा संग्राम जो है वो संख्या का है। हम 80 हैं। ये कभी ना कभी देश को हमको आईना दिखाना पड़ेगा। जब तक आईना नहीं दिखाएंगे बहुत दिक्कत है। दिन भर हमारा आदमी कमाता तब रोटी खाता है। इनके पास पैसा नहीं है, यहाँ पंडाल नहीं लगा सकते। मैंने पूछा क्यों नहीं, बोले साहब बड़ी मुश्किल से तो हम मंच बनाए हैं, ये भी चंदा करके बनाए हैं। जो लोग आए हैं वो अपने पैसे से, अपने खाने के साथ आए हैं। हजारों बरस से हमारी इतनी तरह की गरीबी, बेकारी, बेरोजगारी, लाचारी, गुर्बत, बेइज्जती, सबके साथ हम बंधे हुए हैं। सांकल दिख जाती है, लेकिन हिंदुस्तान का आर्थिक और सामाजिक ढांचा दिखता नहीं है। हजारों बरस हो गए, 63 बरस हो गए, बात हमारी बनती नहीं है। और मैं ये मानता हूं कि राज गोली से नहीं बोली से चलता है। बोली आपकी है और बोली ताकतवर तब होगी जब उसके साथ वोट जुड़ेगा। जो वोट है आपका वो जिस दिन इकट्ठा हो जाए, याद रखना आदमी बड़ा नहीं होता, राह बड़ी होती है। जिस दिन रास्ता आपने पकड़ लिया उस दिन मंजिल पर पहुंचने से आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, अभी अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ है
वो आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ है। और कोई आंदोलन मित्रों बुरा नहीं होता, उसमें इंसान बदलता है। आदमी बड़ा नहीं होता, राह बड़ी होती है। इंसान बड़ा नहीं होता, रास्ता बड़ा होता है। अन्ना हजारे को मैं बहुत पहले से जानता हूं, वो ईमानदार और सच्चे आंदोलन करने वाले आदमी हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, हम लोग भी उठा रहे थे। पार्लियामेंट में 27 आदमी जेल में बंद हैं, राजनीतिक लोग हैं जो हमारे साथ बैठते थे, ब्यूरोक्रेट्स हैं, बलवा है, अलवा है, ये 27 लोग बंद हैं। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ यहाँ युद्ध और संग्राम कर रहे थे। हमने पार्लियामेंट में, उनके लोग हमारे पास आए, हम उनका बहुत बड़ा बड़ा आप मांग रहे हो, मिनिमम बताओ, बॉटम लाइन बताओ। तो उन्होंने कहा कि लोकायुक्त देश में बने और प्रदेश में बने। मैंने कहा हम राजी। उन्होंने कहा कि सिटीजन चार्टर लगाया जाए, हमने कहा इस पे भी राजी। उन्होंने कहा कि सारे कर्मचारी आना चाहिए इसमें, मगर हमने कहा इसको सरकार पे छोड़ो, आना चाहिए, लेकिन वो कर्मचारी जो है उसका भी जो संविधान में हक है उसको प्रोटेक्ट करके कैसे किया जा सकता, ये हम मानते हैं। और पूरी पार्लियामेंट ने, प्रणब बाबू खड़े होकर के, उन्होंने पूरे हाउस का सेंस लेकर के वो 3 बातें अनाउंस की कि हम मानते हैं, राजी हैं इससे। भ्रष्टाचार के खिलाफ तो हमको निकलना चाहिए था। भ्रष्टाचार जो है वो एक साकल है जिससे हम लोग तबाह हैं। मनरेगा चल नहीं सकता, इंदिरा आवास चल नहीं सकता। जो गरीबों के कार्यक्रम वो लुटते हैं, इसलिए भ्रष्टाचार उतना ही मतलब रखता हमारे लिए जितना उनके लिए रखता। देश भर के लिए भ्रष्टाचार सबके लिए मायने रखता, लेकिन रास्ता उसका ठीक हो। रास्ता हो कि संविधान हमारे पास है, उसके दायरे में चाहे जो चीज करो, पहले भी करते रहे। देश बनाना हो तो संविधान को बदलने में भी आम राय से होता है, संविधान अलग अलग नहीं बदला जा सकता। इसलिए वो एक मुद्दे की लड़ाई थी भ्रष्टाचार की, ये सामाजिक विषमता की लड़ाई है जिसके लिए आप आए। हिंदुस्तान में सामाजिक विषमता भी इतनी बड़ी बीमारी है कि उसी के चलते भ्रष्टाचार है। तो ये विषमता भी मिटे, आर्थिक विषमता भी मिटे। बाजार जब से आया है तब से भ्रष्टाचार का भी लाखों में होता है। राजीव गांधी के जमाने तो 62 लाख रुपए पे हम लोगों ने हंगामा कर दिया था, लेकिन आज 1,76,000 करोड़ 4 दिन के खेल में हमने खर्च कर दिया। किसका पैसा है? सबसे ज्यादा आप जो आए हो अपनी मांग करने, उनका पैसा है। आपका ही पसीना टपकता है तो दौलत बनती है। ये शूद्र, अतिशूद्र, मुसलमान, आदिवासी यही दौलत बनाते हैं, पसीना बहाते और दौलत बनाते हैं, लेकिन ये दौलत लुट जाती है, ये काम नहीं आ रही है। इसके खिलाफ लोकसभा लड़ रही थी, हमने भारत बंद किया पूरे देश की विपक्षी पार्टियों ने, और अन्ना हजारे भी उसके लिए लड़ने आए थे। हम उसको एक बड़ी मदद मानते हैं। आंदोलन किसी का भी हो, उसमें इंसान बदलता है। वो जो है समाज में, उससे उसमें बदलाव आता है। लेकिन यह जनगणना का मामला हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न है। तो मेश्राम जी से मैं कहूंगा, ना इधर देखो ना इधर देखो, जनगणना जो है वो सीधी हो जाए। हम भी वहां अंदर लगे हुए हैं। आपसे भी हमारा कहना है कि आप भी, इतना हमने जो सभा की इससे नहीं होने वाला है। धरती हल जाए तभी जनगणना होगी। धुआं उड़ जाए दिल्ली में, तत्काल मनमोहन सिंह बुलाएगा, मेश्राम से कहेगा कि भाई बता क्या करना, तेरी क्या रजा। संख्या है आपकी, ना बाबा साहब की मानते, ना महात्मा फुले की मानते, ना किसी की मानते।
अरे अब तो आपके हाथ में वोट है, गोली की जरूरत नहीं है, वोट से ही राज निकलता है, गोली से राज नहीं निकलता। जो बोली है, जो वोट है, जब वो हमारे पास ज्यादा है तो क्यों नहीं आप पहचानते कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। अरे 27 बरस से तो हिंदुस्तान में हमसे ज्यादा पुराना एमपी तो कोई नहीं। कल परसों शाम 3 दिन से कह रहे साहब बहुत अच्छा बोले, बहुत बढ़िया बोले, मजा आ गया। अरे मजा आ गया तो मजा नीचे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? वो बगावत जो है वो नीचे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? इसलिए मेरा आपसे विनती है कि यह वोट है, इसका इस्तेमाल भी हमको हमारे पुरखे दे गए हक जरूर, लेकिन हक को हम सहेज के नहीं रख पाए। ये वोट जो है वो देखना, ये मेरी सभा सुन रहे हो, जब घर जाओगे यहां से दिल्ली से, तो अपने घर की माँ बहन बेटी को देखना, जैसे ही सवेरे खाना खाओगे और उठोगे तो जैसे ही आँख खुले तो देखना पहला काम माँ बहन बेटी क्या करती है। वो घर का झाड़ू उठाएगी, जो बढ़िया चीज होगी उठा लेगी, और जो खराब चीज है, कचरा है, इंसान को नुकसान पहुंचाने वाला है, उस पर दे झाड़ू दे झाड़ू दे झाड़ू, हलक में सांस है तब तलक झाड़ू चलाती है। अपनी पुतोहू को समझा के जाती है, अपनी बहू को समझा के जाती है, बेटी को समझा के जाती है। अरे मुल्क के मालिक को 80% जरूर हो, लेकिन 80% वोट भी तुम्हारे हाथ में है। यदि माँ बहन बेटी घर में झाड़ू ना लगाए तो घर कूड़ा हो जाएगा, कूड़ा हो जाएगा, गार्बेज हो जाएगा, आदमी रह करके उसमें मर जाएगा। ये आपके पास 80% वोट है, ये वोट से ही दिल्ली का राज निकलता है, एमपी निकलता है, एमएलए निकलता है। इसमें भी विचार करो कि कचरा कौन है और हमारे काम का कौन है। आपका बेटा हो या बेटी हो, जात हो या बरादरी हो, जो सच्चा नहीं है, जिसका जीवन आचरण शुद्ध नहीं है, बोलता कुछ है करता कुछ है, उस पर दे झाड़ू, चाहे वो शरद यादव हो और चाहे कोई फन्ने का हो, दे झाड़ू दे झाड़ू दे झाड़ू। मोह मत करना, निर्मोही हो। छांटो अच्छा कौन है, छांटो ईमान वाला कौन है, छांटो साहसी और बहादुर कौन है, उठाओ उसको। और हिंदुस्तान बन नहीं सकता जब तक आपकी जिंदगी भरी तरह से पूरी जिंदगी रोशन नहीं होती, तब तक हिंदुस्तान आज नहीं बना, हजारों बरस से नहीं बना, आगे भी नहीं बनेगा। हम कोई अपने लिए नहीं, देश को मजबूत करना है तो ये जो लोग आए हैं इनको बनाना पड़ेगा, संवारना पड़ेगा। मनमोहन सिंह, यदि ये नहीं बने तो चीन से हमेशा डरते रहोगे, हमेशा अमेरिका के आंख दिखाने पे पूंछ हिलाते रहोगे। यदि इसको मजबूत कर दोगे, जो 80% जमात है, तो धरती में कोई आदमी निगाह उठा करके हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ नहीं देख सकता है। लेकिन आप कमजोर इसलिए हो कि ये कमजोर है, जनता जो है, असली भारत जो है वो कमजोर है। हम इसे मजबूत करना चाहते हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। मैं सब भाइयों से भी कहना चाहता हूं, इसके मजबूती के बगैर आपका यहां स्वाभिमान रह सकता है हिंदुस्तान के अंदर, बाहर तुम्हारा स्वाभिमान नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। इसलिए आप सब लोगों को बहुत विस्तार से हमें नहीं बोलना है, हम इतना ही कहना चाहते हैं। एक बार एक किस्सा बताते हैं। एक बार एक पौराणिक नाम का आदमी था, वो पन्ना में खाट ढाल करके साधु था, सोता था, और जो आता था उससे कहता था कि मुझसे ज्यादा दुनिया में मालदार कोई नहीं। ये अकबर बादशाह क्या तमाशा है,
मैं तो इससे भी बड़ा आदमी हूं। बादशाह अकबर को खबर लगी कोई आदमी पन्ना में साधु है, ये बात कहता है। तो उन्होंने बीरबल को कहा कि भाई इस आदमी को तलाशो, बुलाओ। ये कहता दुनिया में मालदार है, क्या बात है, पूछो इससे। उससे अकबर के दूतों ने जाके पूछा तो बोला मैं कहीं मिलने नहीं जाता, लेकिन जहां मैं बैठा हूं उसमें दुनिया का सबसे ज्यादा हीरा नीचे मेरे है, मेरी खाट के नीचे। इसलिए बादशाह अकबर की कहा किसी भी दुनिया में आदमी की इतनी औकात नहीं जितनी मेरी है, लेकिन जमीन के अंदर हीरा है। यही है हमारा हाल। हम दिन भर भजन करते, हम 80%, 80%, 80% कहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा। जात बुरी चीज है तो तुम क्यों मान रहे हो? दलित हो, पिछड़े हो, आप क्यों मान रहे हो? जिस दिन जात नहीं मानोगे उसी दिन महात्मा फुले का सपना धरती पे उतार आएगा। कोई माई का लाल नहीं है जो रोक देगा। जिस दिन जात से बाहर हो जाओगे, आपने खुद कैद खाना कबूल कर लिया, आप कहते हो हमारी बेड़ी जो है वो लोहे की, उसको सोना का कर दो। जात जात के सम्मेलन हो रहे हैं। अरे तो तुमने तो मान लिया। जो इस देश के सबसे लाचार और बेबस लोग हैं वो अपने को बाल्मीकि बना लिए। जो मां सफाई करती है वो काम हिंदुस्तान का बालिक समाज का करता है। गांधी जी खुद बाल्मीकि हो गए थे। वो भी कहता है, अहिर भी कहता है जय हो यादव की, जय हो माधव की। कुर्मी कहता है, कोहरी कहता है, सैनी कहता है, जाट कहता है। जो गरीब जातियां हैं वो सब कहती हैं अपनी जात, अपनी जात, अपनी जात। अरे तुम जात के खिलाफ बोल रहे हो और तुमने खुद ही जात की बेड़िया पे मंजूर कर ली। तुम कहते हो हम जेल खाने में जरूर है, लेकिन हमारे जेल खाने की दीवारों को चांदी का बना दो। यदि जात की दीवार को प्यार करोगे तो आपकी 7 पुष्ट और हो जाए तो देश बदलने वाला नहीं है। जात बुरी चीज है, इसे मिटाना है, इसे बर्बाद करना है, इसे तबाह करना, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। बाबा साहब ने किताब लिखी है टू इरेडिकेट द कास्ट सिस्टम। उन्होंने कहा कि जाति तोड़ो, खत्म करो, इरेडिकेट द कास्ट। तो आप जात में रह करके लड़ नहीं सकते, जात से बाहर तत्काल आ नहीं सकते, लेकिन ऐसी भावना बनाओ कि दलित दिख जाए तो पिछड़े का मन जो है न्याय से भर जाना चाहिए, और आदिवासी मिल जाए जो सबसे ज्यादा नीचे है, सबसे ज्यादा तबाह और बर्बाद है, वो दिख जाए, चाहे वो दलित हो और चाहे वो पिछड़ा हो। उसको मोहब्बत से ही मत देखना, उसकी जिंदगी कैसे बदले इसका संकल्प उठाना। दया से काम नहीं चलता, संकल्प से काम चलता है। कभी दया से चलता है, वो सुख हो तब चलता है। इसलिए सीधी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, बात को यहां आए हो तो थोड़ी हवा चली है, झोंका आया है, लेकिन यदि तूफान खड़ा करना है तो बहुत बड़ा अभी अभियान चलाना पड़ेगा बेशराम जी। और हम तो होश संभाले तब से आपके साथ खड़े हैं। बड़ी दुर्गति हमारी हुई। महात्मा बुद्ध ने कहा है, आनंद ने पूछा कि बुद्ध बनने का रास्ता बताओ, तो बुद्ध ने आनंद से कहा कि धम्म की सेवा करते करते जो अपमान सह जाए वो बड़ा आदमी है, और उस बड़प्पन से कोई पद मिल जाए धम्म का तो वो बुद्ध है। लेकिन हमारे लोग, सब लोगों को राज मिला, क्या किया लोगों ने? हमारा आदमी कहीं बैठ जाता है तो नीचे नहीं देखता है, आप हा हे हो, यानी हमको लाखों लोग बनाते हैं और हम लोग यहां संतुलन नहीं बना कर रखते। और जब हम संतुलित नहीं होते तो लोग गाली बकते हैं। आप 1 रुपया, 10 रुपया, लाख रुपया चोरोगे तो तुम्हें कोई नहीं छोड़ेगा।
व्यवस्था हजारों बरस से उनके हाथ में है, आज भी है। लेकिन आज जो है वो लोकतंत्र के जरिए उनके हाथ में है। इसमें आप गाली नहीं दे सकते। लोकतंत्र के जरिए आप अपनी कलम पकड़ो। बाबा साहब का मतलब यही था, महात्मा फुले का मतलब यही था, पेरियार का यही मतलब था। डॉक्टर लोहिया तो पूरे उत्तर भारत में बाबा साहब के पास जाके कहा कि तुम क्यों दलितों के नेता रहना चाहते हो, मैं तुमको नेता मानता हूं, आओ देश के नेता बनो। ऐसे ऐसे लोग आपके बीच में पैदा हुए, लेकिन वो पैदा हुए, हमने उनके बुत लगा दिए। आचार्य रजनीश हमारा दोस्त था, वो कहता था कि ये मौत का देश है, ये लाशों का देश है। आदमी मर जाता है तो बड़ा हो जाता है, जिंदा रहता तो उसको कोई पूछने को तैयार नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम लोगों की जिंदगी में ही ये देश में न्याय है, ये संकल्प लेना है। हमारे सामने अन्याय मिटे, आने वाला कल का पीढ़ी है, हमारा जो पिछला नौजवान है, बच्चा है, वो हमारे जैसे दुख और तकलीफ में ना रहे, वो इंसान बने। जो इंसान है उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि अमेरिका में लोग व्हाइट हाउस में ब्लैक को बिठा देते हैं, क्यों नहीं सुनना चाहते हो? आपके हित में भी है और हमारे हित में भी है। हम जब कुछ कहते हैं तो हमको कहते हैं जात पात करते हो। अरे हमको इस जात पात से क्या मतलब है, क्या लाभ है? क्यों जात चाहेंगे हम लोग? क्यों चाहेंगे कि ये जात जो है, क्यों चाहेगा बढ़े की जात चले? हजारों बरस से लकड़ी से बंधा है। कौन चाहेगा कि लोहार लोहे से बंधा रहे? कौन चाहेगा सैनिक के खेत से बंधा रहे? कौन चाहेगा कि जानवर के साथ कोई बंधा रहे? हमको कई बार लोग देखते तो हमको देख करके कहते गाय याद आती है, भैंस याद आती है, और गाय और भैंस याद आती है तो हमारी याद आ जाती है। जात इतनी पेशे से आइडेंटिफाई हो गई है, ये अच्छी बात नहीं है। जो न्यूटन था, यूरोप आगे इसलिए है कि न्यूटन जो था उनका बाप बड़ा ही था। वहाँ जात नहीं है, वर्ग है, उसमें फर्क पड़ते रहता है। इसलिए आपसे मेरा कहना है कि आप यहाँ आए तो मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। जोर लगाओ, ताकत लगाओ। जो अरमान है बाबा साहब का वो लटका हुआ है। महात्मा फुले का, डॉक्टर लोहिया का अरमान जो है वो, और सबक लेना चाहिए अन्ना हजारे के आंदोलन से। हमको भी उसी तरह से अपने हक के लिए घुटना टेक करके हमको अपने हक की मांग करना चाहिए। हमारे आसपास भी आप तो ज्यादा हो, ये धरती गश्त खा करके घूम जाए, इतनी बड़ी हमारी आबादी है। एक बार चौधरी चरण सिंह को निकाल दिया था बाहर। हम उस रैली के कन्वीनर थे। हिंदुस्तान की, आजाद भारत में हिंदुस्तान की जो दिल्ली है, इसमें इससे बड़ा रैली कभी नहीं हुआ। हल गई थी दिल्ली। इंसान जब इकट्ठा होता है तो ना हिटलर जीतता है, ना कोई प्रधानमंत्री रहता है, ना कोई। इंसान जब खड़ा होता है तो बड़ा से बड़ा तानाशाह झुक जाता है। इसलिए आपको नई राह मिली है। भ्रष्टाचार उनका ही सवाल नहीं है, देश का सवाल है। हम भी भ्रष्टाचार के मामले में पीछे नहीं रहना चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार के साथ हम इंसान बने, वो लड़ाई भी उतनी ताकतवर है, उतनी मेहनती है कि बाबा साहब को एक हाथ में लेंगे और दूसरे हाथ में इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ेंगे। इंसाफ चाहे जाति विषमता का हो, आर्थिक विषमता का हो, भ्रष्टाचार का हो, और चाहे वो किसी तरह का हो, अन्याय से लड़ने की ज़्यादा हमको ज़रूरत है। कदम कदम पे भ्रष्टाचार हमको पेरता है। हमारी गरीबी भ्रष्टाचार के बगैर नहीं है। लूटते हैं लोग, इसलिए हम गरीब हैं। हमारा विकास का पैसा सब खा जाते हैं, इसलिए हम लोग गरीब हैं। मनरेगा चाप जाते हैं,
इंदिरा आवास जो है वो पूरी तरह से ईंट और गिट्टी और मिट्टी खा जाते हैं। जो आप हम लोग लड़ कर के यहाँ कराते हैं वो ज़मीन पे जाकर के बेलज्जत हो जाता है। इसलिए मैं इन्हीं बातों के साथ भाई मेश्राम का और उनके जितने साथी हैं, क्या नाम इसका, जितेंद्र कुमार, ये पहले वाम शेप में था, अब ये मायावती वाम शेप में नहीं है, राज मिल गया तो चली गई बाहर। इसी तरह और लोग हैं, हमारे साथ सब थे, अब अकेले हम खड़े हैं। छोड़ गया मुलायम, छोड़ गया आपका देवेगौड़ा, छोड़ गया ओम प्रकाश चौटाला, छोड़ गया अजीत सिंह, छोड़ गया लालू, छोड़ गया, सब छोड़ गए और कह रहे हैं कि अरे भाई खंड खंड जो है वो पाखंड पैदा होता है। पोखर में पानी सड़ जाता है और नदी जब बहती है तो निर्मल हो जाता है। हमारी नदी नहीं बनने दे रहे लोग। हम जिसको खड़ा करते हैं वो 8 महीने या 4 महीने में हमारा इलाज करने लगता है। हम आगे लड़े कि पीछे लड़े, ऐसी दिक्कत में हैं हम। इसलिए आप जो है यहाँ आए हैं, इस दिक्कत को भी याद रखना। भाषण भर को याद मत रखना, इस दिक्कत को भी याद रखना। हम सच्चे आदमी हैं। यदि आप हमारे साथ खड़े हो गए होते तो हम दिल्ली नहीं दुनिया हिला देते और दुनिया को समझा देते कि देश भारत क्या है। लेकिन क्या करें, ताकत तो वोट से बनती है और वोट जो है वो बिखरा हुआ है, जात में बटा हुआ है, जात में बटा हुआ है। बटे रहो तो इंसाफ जो है वो बहुत दूर उसकी मंजिल होगी। एक हो जाओ तो इंसाफ आपके करीब नहीं, आपके कदमों पर गिर जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद।